हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। पिछले वीडियो में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स का डिस्कशन किया, एनालिटिकल मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं या ऐड करते हैं, ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे ऐड या सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग वेक्टर का रेजोल्यूशन या फिर इसका एक और नाम होता है क्या, रिजॉल्व, मतलब सॉल्व करना कि आखिरकार हम वेक्टर्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं। तो बेसिकली ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या होता है। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का आपका सिंपल इतना सा मतलब होता है कि किसी भी एक वेक्टर को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना, और उस दो पार्ट में हम उसे इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि जो उनका स्प्लिटेड पार्ट को जब हम ऐड अप करते हैं तो हम लोग को वापस से वो ओरिजिनल वेक्टर मिलता है। सो how do we define resolution of vector? So it is the process of splitting a vector into two or more vectors in such a way that their combined effect या फिर add is same as that of the given vector। ठीक है, मतलब किसी भी एक वेक्टर को ऐसे स्प्लिट करना कि जो स्प्लिटेड पार्ट को जब हम उसको ऐड अप करेंगे या फिर जब हम उसका कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे तो वो हम लोग का सेम दिखेगा जो हमारे ओरिजिनल वेक्टर के इक्वल है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मैं आपको समझा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया। तो इसको समझने के पहले हम लोग पहले एक 3D फिगर को देखते हैं, मतलब 3D ग्राफ को पहले बस ग्राफ का हम प्लॉट कर रहे हैं, x, y एंड z। अब x डायरेक्शन में जो भी चीज़ होगा तो अभी तक हम उसको कैसे लिखते आए हैं कि हम उसको लिखते आए हैं a, b, c, हम ऐसे लिखते हुए आए हैं। लेकिन अब हम जब वेक्टर्स के फॉर्म में उसको लिखेंगे तो हमेशा हम उसका डायरेक्शन नहीं बताएंगे, दैट a इज टूवर्ड्स x, b इज टूवर्ड्स y एंड c इज टूवर्ड्स z। हम कैसे उसको शो करेंगे, a i कैप, b j कैप और c k कैप। इसका मतलब क्या हो गया कि x के डायरेक्शन के अलोंग हम लोग i कैप से शो करते हैं, y डायरेक्शन के अलोंग हम लोग j कैप से शो करते हैं एंड z डायरेक्शन के अलोंग हम लोग k कैप से शो करते हैं। और कैप का आपको मतलब पता ही है, यूनिट वेक्टर हमारा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे कि हम लोग को जो डेफिनेशन पढ़ा है तो वो हमारा एग्जैक्टली उस पर फिट बैठता है या नहीं बैठता है। अब सपोज कीजिए कि हमने एक वेक्टर लिया, वेक्टर a। ठीक है, अब जब मैं इस वेक्टर a को जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा, ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या होगा, एक तरीके से नॉर्मली भी अगर आप देखो तो ये आपका एक हो गया, ये आपका x डायरेक्शन हो गया, ये आपका y डायरेक्शन हो गया, और इसका रिजल्टेंट आपका क्या हुआ, आपका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आपका आया है। ठीक है, अब हम इस पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में एक दूसरे से हमारा क्या होगा, मैचअप होगा। ठीक है, इसको हमने ले लिया एंगल थीटा। ठीक है, ये एंगल हमारा कितना बन गया, ये एंगल हमारा बन गया एंगल थीटा। x के अलोंग है तो इस a वेक्टर को हम कैसे शो करेंगे, ax i कैप, y के अलोंग है ay j कैप। ठीक है, या फिर ax ay भी हम लिख सकते हैं, इसको हम इसको सिर्फ ax और ay भी लिख सकते हैं, तो भी हमको बताएगा कि a along x एंड a along y।
ठीक है, अब हम इसको ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया ओ पी, यहाँ एक्स और वाई आपका ऑलरेडी है ही। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरा ओपी होगा, वेक्टर ओपी जो मेरा होगा, ये वेक्टर ओपी किसके इक्वल होगा? सो ओपी विल बी इक्वल टू ओ एक्स प्लस ओ वाई, ओ एक्स प्लस ओ वाई। मतलब कि जो हमारा वेक्टर ए होगा ये हमारा ए एक्स प्लस ए वाई के टर्म में मैं इसको लिख सकता हूं, दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, अब जो हमारा ए एक्स है, हमारा ए एक्स किसके इक्वल है? तो हमारा ए एक्स होगा हमारा कैसे, ए एक्स को मैं इस टर्म में लिख दिया, दैट ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब मैंने इसको कॉस थीटा क्यों लिखा? बिकॉज ये थीटा एंगल मेरा बन रहा है, इसी वजह से ये कॉस हो जाएगा और ए वाई आपका साइन हो जाएगा। और हमारा ए वाई किसके इक्वल हो गया? तो ए वाई हमारा हो गया ए साइन थीटा के इक्वल हो गया। अब इसमें ए एक्स और ए वाई की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमें क्या मिलेगा? दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। हमें यही मिलेगा ना कि a इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। क्लियर? अब a हमारा किसके इक्वल था? तो a हमारा इक्वल था ए एक्स प्लस ए वाई के। सो इसको मैंने लिख लिया ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। अब मैं क्या करूँगा इसके बाद, क्योंकि हम लोगों को कंबाइंड इफेक्ट भी सेम चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर कॉमन है इन दोनों इक्वेशन में, तो मैं कैसे लिखूंगा? दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? तो 1 की इक्वल होता है। तो हमारा टर्म क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब कि जब हमको वेक्टर या रिजल्टेंट ए फाइंड आउट करना होगा तो रिजल्टेंट ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और इससे हम क्या चीज़ पता कर सकते हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट ए होगा उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली इस तरह इक्वेशन में रखेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ ले कि एंगल कितना बन रहा है इन दोनों के बीच में, मतलब वो थीटा की वैल्यू क्या है? सो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए tan थीटा। अब tan थीटा हमने क्यों लिया है? बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है एक तरीके से। अब यहाँ पे तो बेस और हाइपोटेन्यूज को अगर हम सॉल्व करेंगे तो पैरेललोग्राम लॉ से अगर आप देखोगे तो tan थीटा हमारे किसके इक्वल आएगा? नहीं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। रुको, पंडित भोला प्रसाद हरिहर बोल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो हमारा परपेंडिकुलर है तो पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर क्या आ रहा है? ए वाई आ रहा है और बेस क्या आ रहा है? ए एक्स आ रहा है। तो tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए वाई अपॉन ए एक्स, या फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। इस तरीके से मैं थीटा निकाल सकता हूँ और इस तरीके से मैं वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ। तो ये बात हो गया कि अगर हम लोग को किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करना होगा 2D में अगर हो तो 2D में हम इस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। अगर सपोज कर लो कि आपका कोई वेक्टर आपका 3D गिवन है क्वेश्चन में,
मतलब वहाँ पे आपका आई कैप, जे कैप और के कैप आपका तीनों कॉन्सेप्ट गिवन है। तो उस केस में जो आपका रिजल्टेंट ए आएगा, रिजल्टेंट ए हमारा किसके इक्वल होगा? सो इट विल बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट। और इस केस में आप एंगल थीटा नहीं निकालोगे, क्यों? क्योंकि थीटा एंगल हमेशा 2D फिगर में होगा। अगर आप 3D फिगर में जाओगे तो दैट मीन्स आपका थीटा हमेशा किस पर डिपेंड करता है? थीटा हमेशा आपका डिपेंड कर रहा है वाई एक्स के बीच में होगा, वाई जेड के बीच में होगा, एक्स जेड के बीच में होगा। ठीक है, तो 3D फिगर में आप सिर्फ रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हो, जबकि 2D फिगर में आप रिजल्टेंट के साथ साथ आप एंगल भी कैलकुलेट करते हो। इस बेसिस पे जो सबसे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो आपका होता है बारिश का क्वेश्चन, कि आप चल रहे हो, बारिश हो रहा है, तो आप कितने डिग्रीज पे आप अपने अम्ब्रेला को होल्ड करोगे कि आपके ऊपर बारिश की बूंदे ना गिरे। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का। इस बेसिस पे अब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं वेक्टर्स को रिजॉल्व करने का। ठीक है, अब चलो एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ जो हम सॉल्व करना है। ठीक है, कि हम लोग को क्वेश्चन है हमारा कि हमें एक वेक्टर ए बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1, 2, -1। ठीक है, और वेक्टर बी का हमको दिया हुआ है 3, 2, 2। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया, मतलब ये कहीं ना कहीं हमारा सेंटर से होगा। तो ओ ए ले लिया हमने एक, ओ ए इज इक्वल टू आई कैप, प्लस साइन लगाओगे 2 है तो प्लस 2j कैप, माइनस है तो माइनस k कैप। वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब आपको वेक्टर ए बी फाइंड आउट करना है। तो वेक्टर ए बी अब आप कैलकुलेट कैसे करोगे? तो वेक्टर ए बी क्या होगा हमारा? वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। अब आप क्या करोगे कि जो आपके सिमिलर टर्म्स हैं, मतलब वेक्टर ए बी कैप इज इक्वल टू 3 - 1 आई कैप प्लस 2 - 2 जे कैप प्लस 2 माइनस, अब यहाँ पे आपका साइन क्या है? यहाँ पे आपका साइन माइनस का है, -1 है तो 2 माइनस -1 के कैप। तो वेक्टर ए बी हमारा कितना हो जाएगा? 3 - 1 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 3k कैप। हो गया हमारा ये। तो दैट मीन्स सिर्फ वेक्टर ए बी हमें निकालना होगा, तो हम क्या कर देंगे इसको? अंडर रूट। अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर which is equal to under root of 4 plus 0 plus 9 which is equal to under root of 13 and this is your answer। न्यूमेरिकल सॉल्व करो अपने एक्सरसाइज में से, इजीली सॉल्व आपका इस बेसिस पे क्वेश्चन होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू बच्चों।